हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। The de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with heavy water at temperature T and mass m1 is। अच्छा, de Broglie wavelength भी है, thermodynamics भी है, दोनों चैप्टर का कंबाइंड ये क्वेश्चन है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो सबसे पहले तो इसको टुकड़ों में बांटते हैं। ओ माय गॉड, 1 सेकेंड गाइस, लेट मी गेट माय पेन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द स्क्रीन। ओके, पेन आ चुका है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास कितना है? m1। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज नथिंग बट द प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। सही बात है। और मोमेंटम को आप ऐसे भी ले सकते हो, रूट ऑफ मोमेंटम होता है 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। सो 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब क्या बोला है कि ये जो न्यूट्रॉन है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ? हेवी वाटर के साथ। हेवी वाटर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि उनका काइनेटिक एनर्जीज मैच हो गए। उनके काइनेटिक एनर्जीज क्या हो गए? मैच हो गए। तो इसका मतलब क्या, जो ये काइनेटिक एनर्जी होगा इसको मैं लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल लिख सकता हूं 3/2 K इंटू टी। ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 3/2 kT। तो 2 कट गया तो बचा कौन? h बाय रूट ऑफ 2 कट चुका है m इंटू kT। तो गाइज 3m kT कहां पर है? ऑप्शन बी में है, बी फॉर बॉम्बे। बच के रहना रे बाबा, बहुत ही बढ़िया। ओके, अमेजिंग अमेजिंग गाइस। कोई बात नहीं, पर्पल ओशन बस पहला क्वेश्चन हुआ है। वेरी गुड, एक्सलेंट है आशु, जागृति, जैकी, सौरभ, हरिओम, नीलू, सो मेनी ऑफ यू गाइस, ऑसम, प्राउड ऑफ यू, बी फॉर बोरॉन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट करेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन बाल्मर का और लास्ट लाइन लाइमन का, उनका रेशियो ऑफ द वेवलेंथ। चलो फटाफट, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलता है इन द एग्जामिनेशन हॉल, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऑब्वियसली आई विल टेक मोर टाइम। तो गाइज अगर आप ये एनर्जी लेवल्स बनाओगे 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। अच्छा, तो बाल्मर का लास्ट लाइन, लाइमन होता है पहला सीरीज, दूसरा होता है बाल्मर का पहला लाइन ये होता है, दूसरा लाइन फिर 4 से 2, एंड ऐसे करते करते लास्ट लाइन ये होगा। दिस विल बी द लास्ट लाइन ऑफ कौन बोलो? लाइमन बाल्मर। ये लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर हो गया। वैसे ही लाइमन का अगर लास्ट लाइन की बात करो तो इंफिनिटी से जो 1 आएगा ये होगा लास्ट लाइन ऑफ लाइमन। ये लास्ट लाइन ऑफ लाइमन होगा। बस अभी फॉर्मूला डालो, हो जाएगा। तो 1/λ ऑफ बाल्मर जो होगा विल बी r इनटू, बाल्मर के लिए लिखोगे आप 1/2² माइनस 1/∞²। ये होता है लास्ट लाइन। वैसे ही 1/λ ऑफ लाइमन लिखोगे रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1/1² माइनस 1/∞²। तो ये बन जाएगा आपका r/4, बिकॉज 1/∞ होता है कितना बोलो? 0। तो 1/∞ 0 होने के कारण यहां पर बच गया केवल r/1। बस अभी रेशियो लेना है आपको, 1/λb बाय 1/λl विल बी, देख लो यहां पर r/4 बाय r/1। तो यहां पर आपका बन गया 4/1 एंड यहां पर आपका बन गया λl/λb। पर पूछा क्या है? लाइमन एंड बाल्मर का रेशियो पूछा है। यस, 4:1 आ रहा है क्या? जरा चेक कर लो। 4:1 आ रहा है क्या? जरा चेक कर लो गाइस, जस्ट चेक इट आउट। यप, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, एक्सलेंट है, वेरी गुड। सो 4:1 रेशियो हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन, फटाफट। ऑसम, लेट्स गो गाइस। A potentiometer is an accurate and versatile device. पोटेंशियोमीटर इतना आदर्श बालक है, इतना आदर्श इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आदर्श बालक होता है वैसे एक आदर्श इंस्ट्रूमेंट है। ये एक इतना अच्छा डिवाइस क्यों है? Why is it able to make the accurate measurements of EMF? Because of which method? क्या ऐसा चीज है, क्या ऐसा गुण है उसके अंदर जिसके कारण ये एक आदर्श इंस्ट्रूमेंट कहलाता है? कम ऑन। ऑप्शन सी कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी भी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी बोल रहे हैं। गाइज आप ये समझ लो, वोल्ट मीटर में एरर क्यों आता है? बिकॉज वोल्ट मीटर कुछ करंट खींचता है, और प्लस
आप जब रीडिंग लोगे उनके मार्किंग्स के बीच में कुछ एक लीस्ट काउंट का एरर होगा, लीस्ट काउंट एरर आता है। उसके अलावा करंट को चूसता है, करंट को खींच लिया, जैसे मच्छर खून को चूसता है वैसे करंट को खींच लेता है, चूस लेता है। तो इसके कारण सर्किट के अंदर एक करंट का वेरिएशन आ जाता है। वोल्ट मीटर के बिना कुछ करंट जा रहा था, वोल्ट मीटर डालने के बाद या एम मीटर डालने के बाद वो करंट चूसता है, जिसके कारण आप देखोगे कि कुछ ना कुछ करंट में बदलाव आएगा, इसके कारण कुछ एरर आएगा। ये दो कारण है, ये पहला कारण, ये दूसरा कारण, जिसके कारण वोल्ट मीटर एम मीटर में एरर ज्यादा आता है। पर अगर आप पोटेंशियोमीटर की बात करो, वो एक नल डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड है। नल डिफ्लेक्शन यानी कि जीरो रीडिंग, जीरो में तो कोई एरर ही नहीं है, जीरो है तो जीरो है, उसमें कोई एरर नहीं है। दूसरी चीज, वो करंट को चूसता नहीं है, करंट को खींचता नहीं है, तो खत्म बात। हेंस आंसर इज नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इट इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ नल डिफ्लेक्शन। अगर आपको याद हो, नल डिफ्लेक्शन में करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। करंट को खींचोगे नहीं, वो शांति से बैठा रहेगा सर्किट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें कोई मतलब बदलाव नहीं आएंगे। इसीलिए नल डिफ्लेक्शन मेथड्स, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये सारे मेथड्स आर वेरी गुड मेथड्स। आगे बढ़ते हैं, सी फॉर कैप्टन। विनय कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन मिस हो गए, बाद में देख लेना। आई एम नीट, इज दिस यूजफुल फॉर मी? यस। वैष्णवी आप नीट हो? अगर आप नीट हो ना तो बहुत सारे बच्चे आपको है ना फिर पकड़ करके देखना साइड में कर देंगे आपको। थोड़ा सा सावधान रहना। आप नीट के स्टूडेंट हो मेरे ख्याल से, नीट मत बोल देना फिर, नहीं तो फिर आपको बोलेंगे वैष्णवी जी आप थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाओ, वैष्णवी जी आप थोड़ा सा पेपर को आसान कर लो। तो मेरे ख्याल से आप नीट के बच्चे हो। ओके, तो गाइज इसका आंसर क्या रहा? अफशु कैरी N2R। अच्छा, N2R, ओके। जागृति ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, हजीम ऑल्सो सेइंग सेम। अच्छा, शुभ भी बोल रहे हैं सी फॉर कैप्टन। अच्छा देखो, अभिषेक का आ भी गया डिमांड, नीट को पोस्टपोन करो। सी फॉर स्निडरिया, अरे बाप रे ये कौन सा शब्द है मेरे बच्चे? अरे नहीं होगा पोस्टपोन, ऐसे ही बोल रहा था, तुम अभी चला दोगे अभी फिर। सर ने बोल दिया नीट पोस्टपोन हो जाए, बिल्कुल नहीं होने वाला है, होने वाला है। जो टाइम पे होना था वो वही उसी टाइम पे होने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, अगर इसको आपने स्ट्रेच कर दिया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा, अब एरिया में भी चेंज आएगा अगर आप लेंथ को चेंज करोगे। एरिया और वॉल्यूम और लेंथ, वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ, मतलब एरिया इज वॉल्यूम बाय लेंथ। अच्छा, इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, रो एल, एरिया के बदले आप वॉल्यूम बाय लेंथ लिखो, लेंथ और लेंथ मल्टीप्लाई करके एल स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया आपका रेजिस्टेंस। तो अब बस ये सोचना है कि अगर लेंथ को n टाइम्स कर दिया, लेंथ को n टाइम्स कर दोगे तो L स्क्वायर कितना टाइम्स हो जाएगा? n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अगर RHS को n स्क्वायर करोगे, राइट हैंड साइड को n स्क्वायर टाइम्स कर दोगे, इतना गुना बढ़ा दिया, तो LHS को भी n स्क्वायर टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आंसर क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? ऑप्शन सी होना चाहिए, बिल्कुल सही। सी फॉर सिंड्रेला, सिनाडिरिया फाइलम। अच्छा, ये कुछ शब्द है बायोलॉजी का जो मुझे पता नहीं है, सो सॉरी गाइस, मेरे को बायोलॉजी बिल्कुल नहीं आता। मेरे को सिर्फ कुछ ही चीजें आती हैं, जैसे देखो सर ऊपर होता है, पैर नीचे होते हैं, इंसानों के अंदर हड्डियां होती हैं, आंखों के अंदर आईबॉल होते हैं, प्यूपिल होता है, बस इतना सा बायोलॉजी आता है, उसमें से अपन काम चला लेते हैं। ठीक है ना? तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे मैडम हैं जो आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो उनसे पढ़ लो। मेरे से पढ़ोगे तो पक्के से ड्रॉप करोगे आप, है ना? और ड्रॉप करते ही रह जाओगे, गिरते रहोगे। तो मेरे से फिजिक्स पढ़ो तो आप उठते रहोगे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In an electromagnetic wave in free space, the root mean square value of the electric field is this much. The peak value of the magnetic field is. अच्छा, 206 हड्डियां है क्या? यार मेरे शरीर में शायद थोड़े से कम होंगे, हो सकता है कभी किसी ने मारा हो, कभी पिटाई हो, तो नहीं ज्यादा होंगे ना। हड्डी टूट गए तो 206 का 207 208 भी हो गया होगा, है ना? तो पिटाई वगैरह करोगे तो हड्डियां बढ़ भी सकती हैं। अच्छा, नहीं, ब्रेन घुटनों में नहीं होता, ये मेरे को पता है, इतना आता है अपने को, वो किसी और का होता है। अच्छा, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर इतना है, तो उसका पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गाइस
ERMS बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ RMS, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो मैग्नेटिक फील्ड RMS बन जाएगा आपका ERMS डिवाइडेड बाय C, बट पूछा है पीक वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू होगा √2 टाइम्स RMS, तो मतलब बन जाएगा √2 टाइम्स ERMS बाय C। तो √2 का वैल्यू है 1.4, ERMS का वैल्यू दिया है 6 और C का वैल्यू है 3 × 10⁸। तो ये बन गया 1.4 × 2 × 10⁻⁻8। तो देख लो ना कौन सा है, ऑप्शन बी ही होगा, ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए कहां से आ गया मेरे बच्चे? √2 को मल्टीप्लाई करना भूल गए क्या? 3 और 6 2 बन गया, 2 × 1.414 बन जाएगा 2.8 रफली × 10⁻⁸। काफी बच्चों ने इसका जवाब गलत दिया। ओके, तो गाइज देखो अफशु, आपको लग रहा था ना ये इजी क्वेश्चन है, देखो कितने बच्चों ने इसका गलत जवाब दिया, कितने सारे बच्चों ने ए जवाब दिया है। तो यही सब होता है एग्जाम में, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते हैं, थोड़ा सा सावधान रहो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राइट? ओके, यस जितेंद्र एसपी विल डू इट इन इंग्लिश एज वेल, डोंट वरी। ओके, तो द डायग्राम बिलो शोज द रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस, अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यहां पर लाइंस पैरेलल है, यहां पर थोड़े से कर्व्ड है, यहां पर पैरेलल है बट स्पेसिंग सेम नहीं, यहां पर बढ़ते जा रहा है, यहां पर कर्व्ड है पूरी तरह से। तो किस सिचुएशन में वर्क डन ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? चलो जरा देखते हैं। यहां पर यूनिफॉर्म फील्ड होगा, यहां पर पैरेलल फील्ड है बट फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है, यहां पर रेडियल फील्ड है एक तरह से, यहां पर एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो कहां पर जाके सबसे ज्यादा होगा वर्क डन, या फिर सेम होगा या फिर कम होगा? ओके गाइस, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है चार्ज इनटू वोल्टेज डिफरेंस। अब चार्ज तो सेम है, वोल्टेज डिफरेंस ध्यान से देखो, पॉइंट ए और पॉइंट बी, 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 20 वोल्ट से 40 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहा, चार्ज भी सेम रहा, तो वर्क डन भी सेम रहेगा। हेंस सेम इन ऑल द केसेस, फर्क नहीं पड़ता। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट क्यों है? पाथ इंडिपेंडेंट क्यों है? चलो जवाब दो, पाथ इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा टाइप का फोर्स है, किस तरीके का फोर्स है? वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ से मतलब नहीं, आम खाने से मतलब है, गुटली से मतलब नहीं, मतलब किस रास्ते से गए मतलब नहीं है, आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे इधर से उधर, बस उसी चीज से अपने को वास्ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑलराइट, A capacitor is charged by a battery. The battery is removed. Another identical uncharged capacitor को पैरेलल में कनेक्ट किया। Total electrostatic energy of the resulting system कितना होगा? क्वेश्चन वही है। Very good. Let's see. Okay. फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, सारे कम्युनिटी फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, बिल्कुल सही बोला, डेफिनेटली पुनीत राजकुमार। अच्छा कम ऑन गाइस, जरा सोचना इसके ऊपर। एक कैपेसिटर है, उसको आपने चार्ज किया, चलो ये कैपेसिटर है, आपने उसको बैटरी से चार्ज किया, तो ये V वोल्ट्स का बैटरी, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर जो चार्ज आ जाएगा CV आ जाएगा। इस बैटरी से आपने इस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया, अभी भी जो चार्ज है वही का वही रहेगा। आपने एक दूसरा कैपेसिटर लिया विच इज अनचार्ज्ड, अभी तक कनेक्ट नहीं किया, बाद में आप इन दोनों को कनेक्ट करने वाले हो। जैसे ही कनेक्ट करोगे, क्योंकि कैपेसिटेंस दोनों का सेम है, चार्ज जो है बढ़ जाएगा इक्वल अमाउंट में, तो वो जो Q चार्ज था दोनों में बांट दोगे आप, तो ये बेसिकली बन गया Q/2, ये -Q/2, ये बन गया +Q/2 एंड ये -Q/2, दैट्स इट। चार्ज आधा आधा बढ़ गया। द टोटल एनर्जी ऑफ द रिजल्टेंट सिस्टम इज कितने टाइम्स? डी बोल रहे हैं काफी बच्चे, ऐसा है क्या? चलो लेट्स सी, काफी बच्चों ने डी आंसर को लॉक किया है। ओके, लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट गाइस। सबसे पहले एनर्जी कितनी थी? इनिशियल एनर्जी इट वाज हाफ CV² स्टैंडर्ड, या फिर हाफ Q²/C, जो बोलना है बोलो। यहां पर एनर्जी क्या रहेगी जरा देखना, फाइनल एनर्जी रहेगी। दो कैपेसिटर से 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलो, क्योंकि दो कैपेसिटर से टोटल एनर्जी पूछा है, इनटू हाफ Q²/C, Q खुद Q/2 है, square/C, 2 कट गया तो बचा क्या? Q²/4 इंटू C, बट Q की वैल्यू CV है, तो C² V² by 4C हो गया,
तो मतलब क्या हो गया इसका, ध्यान से देखो, ये सी उड़ गया है, तो इट विल बिकम CV² by 4। तो पहले था हाफ CV², अब है CV²/4, तो इसका मतलब ये हो गया इनिशियल एनर्जी का आधा, इनिशियल एनर्जी का आधा हो गया है। तो इंक्रीजेस कहां से हो गया भाई, डिक्रीजेस होगा। काफी बच्चे गलत बोले, जैसे मैं देख रहा हूं रचित ने सही बोला था, और किसने सही बोला था, और ऋषि ने सही बोला था। सी ऑप्शन नहीं है, इट इज ऑप्शन बी गाइस, कम होगा। आप जब जोड़ोगे एनर्जी लॉस होगा, बढ़ेगा कभी नहीं, इंक्रीजेस तो होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। एनर्जी आई कहां से फिर, किसने दी, कोई बैटरी है क्या, बिल्कुल नहीं है। ये चार्ज बढ़ गया, इस मोशन में जब करंट आएगा उसमें डेफिनेटली कुछ हीट लॉस होगा। इनफैक्ट इस प्रॉब्लम से आप हीट लॉस भी निकाल सकते हो। पहले था एनर्जी इतना, बाद में था एनर्जी इतना, तो ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कहां जाएगा बच्चों, बाजीराव मस्तानी जरा बताना, ये दोनों का जो डिफरेंस है हाफ CV² और CV²/4, पहले इतना था अब इतना है, वो 1/4 CV² कहां गया, कहां उड़ गया, हीट लॉस में चला गया। तो हमेशा सोचो एनर्जी लॉस होगा, तो यहां पर बढ़ नहीं सकता एनर्जी। ओके, तो क्लियरली यहां पर दिख रहा है। काफी बच्चों ने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए होंगे, यहां पर Q/2 लिखना भूल गए होंगे, या फिर कुछ और सिली मिस्टेक भी किया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेरी गुड अभिषेक, विनय, पर्पल ओशन, शैक, स्वीटी, ऋषि, वेरी गुड सत्यजीत, एक्सेलेंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट NTA ऑफिशियल मॉक टेस्ट क्वेश्चन। अ स्फेरिकल ब्लैक बॉडी जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, 450 वॉट पावर देता है 500 केल्विन पर। अगर उसका रेडियस आधा किया, टेम्परेचर को डबल किया, तो नया पावर कितना होगा। ओके, पहले सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं। अगर एक स्फीयर है, वो जो एनर्जी रेडिएट करेगा, द पावर विच इज रेडिएटेड, उसका फॉर्मूला स्टीफन्स लॉ से मिलेगा, जिसका फॉर्मूला है E सिग्मा एरिया T⁴। क्योंकि यहां पर रेडियस की बातें हो रही है, एरिया को रेडियस के टर्म्स में लिखो, तो ये बनेगा E सिग्मा 4πr², सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, 4πr² T⁴। ये हो गया आपका पावर रेडिएटेड। अब क्या करोगे, सोचो, पावर रेडिएटेड इज प्रोपोर्शनल टू R² एंड इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू T⁴। बाकी सारे लोग कॉन्स्टेंट्स हैं, E एमिसिविटी है, सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट है, 4π तो एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल कांस्टेंट है। तो सोचो, नया पावर बाय ओल्ड पावर क्या है, 450 विल बी नया रेडियस बाय ओल्ड रेडियस का स्क्वायर एंड नया टेम्परेचर बाय ओल्ड टेम्परेचर का स्क्वायर। इट विल बी न्यू रेडियस बाय ओल्ड रेडियस, यहां पर होगा न्यू टेम्परेचर बाय ओल्ड टेम्परेचर द होल रेज टू 4। तो देखो अभी ध्यान से, रेडियस को क्या किया, रेडियस को आधा किया है, तो नया रेडियस पहले रेडियस के मुकाबले आधा है। टेम्परेचर को क्या किया, डबल किया है, मतलब ये नया टेम्परेचर 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड टेम्परेचर है, रेज टू 4। तो ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 2⁴ 2⁴/2⁴ बन जाएगा 2⁴. सो बेसिकली ये नया पावर जो है डिवाइडेड बाय 450 इज 2²। तो नया पावर क्या होगा मेरे बच्चों, 4 टाइम्स ऑफ 450, क्या बनेगा, 900 × 2 1800। कहां है, ऑप्शन डी है, डी फॉर दिल्ली है मेरे यार। वेरी गुड, एक्सेलेंट मेरे बच्चों। डी फॉर डैड। हाल ही में अभी फादर्स डे था, सब लोगों ने विश किया कि नहीं किया, है ना, काफी बच्चे भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, लेट विश कर देना। ओके, सो वेरी गुड, ऑसम माय वॉरियर्स। मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीट में क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, इसी लेवल के होंगे, इसी में वैल्यूज चेंज करके आएंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, मॉडल ऑफ द क्वेश्चन सेम रहेगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसलिए ये एनटीए मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट पिछले बार जब मैंने मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे फॉर जेईई एंड फॉर इवन बोर्ड्स, देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस जो डायरेक्टली मेरे सेशन से आए थे। नॉट जस्ट दैट, बट काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर उधर ऊपर नीचे करके आए थे, तो इससे बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है, फुकट में आपको मार्क्स मिल रहे हैं, तो इसका पूरा फायदा उठाओ। ओके, चलो, वेरी गुड, काफी बच्चों ने किया है, वेरी गुड। वंदना, शेख, ऑसम। लतिका कोई बात नहीं, अभी ऐड कर, अभी बात कर लो। शिवाशीष नंदा, आई विल ट्राई टू डू ऑल्टरनेटली एटलीस्ट,
अभी क्या है, मैं जेई चैनल पर भी हूँ, तो मुझे अभी अगले हफ्ते के लिए ना थोड़ा सा बिजी होना पड़ेगा बिकॉज जेई पेपर का डिस्कशन होगा. सो अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी एबल टू टेक द क्लासेस ड्यूरिंग द पेपर डिस्कशन, बट फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करके कुछ तो एक रिकॉर्डिंग तो जरूर डाल दूंगा आपके लिए. ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट, नहीं तो मेरा गला पूरा फट जाएगा. बट डेफिनेटली विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ सेशंस, डोंट वरी. 11 RT ऐसा है क्या, पता नहीं, देखते हैं. काफी बच्चे डी बोल रहे हैं. गैस मिक्सचर तो पूछा है टोटल इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCVT. बहुत सारे गैसेस हैं तो उन सब का समेशन. तो पहला गैस 2 मोल का है, वो ऑक्सीजन है तो डाया एटॉमिक है. डाया एटॉमिक का CV कितना होता है, 3R/2 होता है इनटू T. प्लस दूसरा गैस 4 मोल, कौन सा है, एर्गॉन. एर्गॉन मतलब मोनो एटॉमिक इनर्ट गैस है, तो उसका सॉरी गाइस, मैंने यहां पर 3 लिखा, माय बैड, सो सॉरी, ये 5 होना चाहिए था. डायटोमिक है, CV उसका 5 होगा, माय बैड. तो CV इज 5 एंड मोनो एटॉमिक का होगा 3R/2 इनटू T. अच्छा 2 कट गया तो ये बचा 5RT प्लस 2 कट गया, 2 into 3 6, so 6RT बना. 5 plus 6 is nothing but 11 times of RT. That's it, done. Very good, awesome. समझ में आई बात? वेरी गुड. D फॉर डिफेंस, D फॉर एम्स दिल्ली, D फॉर AFMC, D फॉर गवर्नमेंट कॉलेज. आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, D फॉर एम्स, D फॉर AFMC. इतना अंदर से एनर्जी भरो कि चाहे जो भी कोई भी बोले, आपको केवल एम्स, नीट, 600 प्लस, AFMC, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यही दिखना चाहिए, कुछ भी हो. हाँ D फॉर डॉक्टर है, बट कुछ भी हो जाए आपको मतलब दिखना चाहिए आपका एम्स. दैट्स इट. कोई कुछ भी बोले, Z फॉर एम्स, K फॉर AFMC, है ना? सही बात है कि नहीं? तो अगर आपके दिमाग के अंदर कुछ और चल रहा है तब मतलब आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है, आपका एम, एम्बिशन, फोकस नहीं है. तो फोकस लाओ गाइस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. 2 blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by massless inextensible string. Very good question. स्ट्रिंग कट, स्प्रिंग कट वाले क्वेश्चन है ये. और फिर बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. जब आप रस्सी को काटोगे, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना. काफी ज्यादा देखा मैंने मिस्टेक्स यहां पर होते हैं कि आप देखते नहीं हो या फिर पढ़ते नहीं हो ढंग से और आप किसी और ही चीज को काट दोगे तो आपका कट जाएगा. ओके तो सबसे पहले इन तरह के क्वेश्चंस में 2 सिचुएशंस बनाने होते हैं, एक पहले और एक बाद में. पहले वाले सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखो तो इस स्ट्रिंग के अंदर कोई एक टेंशन होगा, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगा और वो जो टेंशन है इसके वजन को बैलेंस कर रहा होगा. तो ये जो टेंशन है वो खुद mg होगा. टेंशन जो है खुद mg होगा. अब ब्लॉक ए के FBD के बारे में बात करते हैं. ब्लॉक ए के ऊपर उसका खुद का वजन लग रहा होगा, यानी कि 3 times of mg, और ऊपर से एक स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा होगा Fs. और अगर आप इसका इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखोगे तो स्प्रिंग फोर्स होगा 3mg प्लस नीचे का टेंशन, टेंशन खुद mg है तो 3mg प्लस mg, तो ये बन जाएगा आपका 4 times of mg. ये बना आपका स्प्रिंग फोर्स. अब आपने रस्सी को काटा है, ध्यान से सुनना, रस्सी को काटा है तो दिखेगा कैसे ये आपका ब्लॉक. स्प्रिंग अभी भी वैसा का वैसा ही रहेगा, एक्सटेंडेड रहेगा, भूलना नहीं, क्योंकि स्प्रिंग को कंप्रेस, एक्सटेंड होने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, वो होले होले काम करता है. स्प्रिंग का क्या है, स्प्रिंग का नारा क्या है, होले 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 हो जाएगा प्यार सजना. तो ये स्प्रिंग का गाना है, स्ट्रिंग का नहीं है. रस्सी फटाक से तुरंत सब कुछ बदल देता है. तो स्प्रिंग होले होले अगर काम करता है, स्प्रिंग का फोर्स अभी भी मौजूद रहेगा Fs. इस ब्लॉक का वजन अभी भी रहेगा mg, स्प्रिंग फोर्स अभी भी 4mg ही रहेगा. और ब्लॉक बी की बात करें, ब्लॉक बी की बात करें, उधर से तो रस्सी टूट गया, नाता टूट गया, बस बचा क्या, इसका अपना खुद का वजन. तो इसका अपना खुद का वजन बचा रहेगा, दैट्स इट. तो ये नीचे एक्सेलरेट करेगा, तो ये एक्सेलरेट कितना करेगा, mg बाय मास, यानी कि ये होगा g, नीचे की तरफ, g होगा नीचे की तरफ. आई बात समझ में? वेरी गुड, अमेजिंग गो. नाउ ये पॉइंट, ये ब्लॉक के लिए क्या होगा? अच्छा अफशु, ऐसा है क्या, स्पीकर पर है, ओके थैंक यू. अब क्या करोगे,
अब क्या करोगे, ये एक्सेलरेट कहां करेगा, नीचे करेगा कि ऊपर करेगा? देखो कौन सा फोर्स ज्यादा है, स्प्रिंग फोर्स ज्यादा है कि mg ज्यादा है? ऑब्वियसली स्प्रिंग फोर्स ज्यादा है, तो कहां एक्सेलरेट करेगा, ये ऊपर करेगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ज्यादा फोर्स, बड़ा फोर्स कौन है 4mg, माइनस छोटा फोर्स कौन है mg, नेट फोर्स बाय मास, मास कितना है a का 3m, ये होगा इसका एक्सेलरेशन 4mg माइनस mg, 3mg होगा, सॉरी एक मिनट कुछ, सॉरी ये mg नहीं है 3mg है, माय बैड, ये 3mg है, ठीक है, इसका मास मैंने गलती से mg लिखा, ये 3mg है, तो 4mg माइनस 3mg होगा mg, तो mg बाई 3m होगा, यानी कि हो जाएगा g बाई 3 बट ऊपर की तरफ। तो a का मास 3m था और उसके ऊपर अभी भी उतना ही स्प्रिंग फोर्स है, बस टेंशन खलास हो गया, ये जो टेंशन था ये टेंशन खलास हो गया, समझ में आया ना, टेंशन खलास हो गया, स्प्रिंग फोर्स अभी भी होले होले फोर्स लगा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चे, g बाई 3g। काफी बच्चों ने a भी लिखा है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, a का पहले पूछा है, b का बाद में पूछा है, a का पहले b का बाद में, तो a का एक्सेलरेशन g बाई 3 बाद में g, काफी बच्चे हड़बड़ी में b लिख देंगे। अरे विनय इतना शरीफ बच्चा, उसने कभी फ्लाइंग चप्पल नहीं देखा, सुना भी नहीं, होते ऐसे बच्चे क्या, मेरे को नहीं पता था, अभी अभी गलत हो गया ना ज्योति का, होता है, बड़े बड़े चैनलों पे छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, समझ में आई ना बात, आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव मटीरियल ए हैज डीके कांस्टेंट 8 लैम्डा, मटीरियल बी का डीके कांस्टेंट है लैम्डा। अच्छा, इनिशियली दोनों के पास सेम न्यूक्लिया है, कितने समय के बाद रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए एंड बी विल बी 1/e, 1/e कितने देर के बाद होगा, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी, इसका रेडियो एक्टिविटी के फॉर्मूला से लिखते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग विल बी इनिशियल न्यूक्लियाई e रेज टू माइनस डीके कांस्टेंट इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो a के लिए लिखोगे n नॉट e टू द पावर माइनस उसका डीके कांस्टेंट a के लिए कितना है 8 लैम्डा है, तो 8 लैम्डा इंटू t। b के लिए सेम न्यूक्लिया है, सेम न्यूक्लिया है, ये तो दिया है, दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लिया इनिशियली, तो n नॉट इसीलिए सेम लिखा है मैंने। इधर e टू दी पावर b के लिए क्या है डीके कांस्टेंट लैम्डा है, तो माइनस लैम्डा t। पूछा है कितने देर के बाद ये रेशियो 1/e होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये रेशियो 1/e होना चाहिए। n नॉट कट गया, इधर से क्या करो 8 लैम्डा t को नीचे लेके आओ, तो ये बनेगा e टू दी पावर 8 लैम्डा t इंटू e टू दी पावर माइनस लैम्डा t, तो ये बन जाएगा 1/e टू दी पावर 7 लैम्डा t, और यहां पर बनेगा क्या बोलो e, ये e का पावर क्या है 1, कंपेयर करो दोनों को, कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू 7 लैम्डा t मिलेगा कि नहीं, इसका e का पावर 1, इसका e का पावर 7 लैम्डा t, ऑब्वियसली इक्वल है, तो उनके पावर्स भी इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो इसलिए उनके पावर्स इक्वल होंगे, मतलब t इज इक्वल टू 1/7 लैम्डा बनेगा। कौन है, ऑप्शन बी, वेरी गुड, बी फॉर एम्स, सही है ना। जो बच्चे अभी देख रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कैसे बी फॉर एम्स बोल रहे हैं, ओके हाँ वो बाद में करेंगे फॉर्मूला रिवीजन, अभी नहीं। यस ऑसम, ग्रेट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्टिकल है वो एग्जीक्यूट करता है लीनियर हार्मोनिक सिंपल मोशन एंड एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर है, जब उस पार्टिकल का डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन, उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बराबर है, तो टाइम पीरियड कितना होगा, जरा क्वेश्चन को ढंग से समझते हैं। चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या क्या दिया है, उस पार्टिकल का पोजीशन दिया है, मतलब x दिया है, x दिया है 2 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड भी दे दिया है, एम्पलीट्यूड दे दिया है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, बोला है वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बराबर है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, पूछा है टाइम पीरियड कितना होगा। अगर ये डेटा लिख पा रहे हो तो अब आप समझ पाओगे कि कौन से फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे, x a v a और टाइम। अच्छा, टाइम पीरियड चाहिए मतलब इनडायरेक्टली ओमेगा चाहिए, एंगुलर स्पीड एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दोगे टाइम पीरियड भी मिल जाएगा। अच्छा, ओमेगा वी ए, अच्छा फॉर्मूला चमक गया मेरे को, कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला। गाइस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, याद करो वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला है ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड वाइज ओमेगा स्क्वायर एक्स है, समझ में आई बात? तो ये फॉर्मूला यूज करो। अच्छा, ओमेगा ओमेगा कट गया तो बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनटू एक्स, और यहां पर इसको रूट में डाल दिया, दैट्स इट, यही फॉर्मूला बचा। अच्छा, अब सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। एम्पलीट्यूड है 3, तो ये 3 स्क्वायर, एक्स का वैल्यू है 2 स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू लिख देते हैं 2 पाई बाय टाइम पीरियड, वही तो है फॉर्मूला, और x का वैल्यू लिख देते हैं यहां पर 2। अच्छा, 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर माइनस 4, यहां पर बनेगा 9 माइनस 4 विल बी √5, तो √5 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, तो 4 पाई बाई टी, तो टाइम पीरियड आपका बन गया 4 पाई बाय √5। है क्या कहीं पर? कौन सा है? 4 पाई बाय √5, देख रहे हो ऑप्शन सी है कि नहीं है? वेरी गुड, ऑसम ऑसम ऑसम, बहुत ही बढ़िया। C for Ames, C for Captain, C for Chemistry. Awesome guys. Let's go on to the next question. Okay, तो ये सारे NTA के क्वेश्चन बैंक के अंदर भी है मेरे बच्चे, है ना? हो सकता है कुछ PYQs भी हो, बट ये सारे क्वेश्चंस NTA के क्वेश्चन बैंक के अंदर से है। रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का फॉर 2 वेवलेंथ इज हाउ मच? ओके, let us try to solve the question. First of all, resolving power और wavelength का क्या रिश्ता होता है याद करो। Resolving power is inversely proportional to the wavelength and resolving limit जो होता है, limit वो wavelength के proportional होता है, because resolving limit जो है वो resolving power के inversely proportional होता है। तो ये अगर आपको याद है तो आप गलती नहीं करोगे। लिमिट एक डिस्टेंस होता है, रिजॉल्विंग लिमिट जो है वो एक डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस को ही प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे याद रख सकते हो। तो लैम्बडा डिस्टेंस है, मतलब एक यूनिट, डायमेंशनली लेंथ का यूनिट है, तो बेसिकली लिमिट जो है डिस्टेंस को ही प्रोपोर्शनल होगा, इस तरह से याद रखो। पावर जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर of 2 will be lambda 2 by lambda 1. lambda 2 कितना है? 6000, lambda 1 कितना है? 4000, तो 6 by 4 बनेगा, यानी कि 3 by 2 बन जाएगा। That is the correct answer, देख लो। Very good, 3 by 2। काफी बच्चे 9:4 बोल रहे थे, नहीं 9:4 नहीं है, ऑप्शन सी करेक्टो है, ऑप्शन सी करेक्टो है। आई बात समझ में? स्क्वायर का नहीं है रिश्ता, स्क्वायर का रिश्ता नहीं है, बम्बैया नहीं है, बी फॉर बॉम्बे नहीं है, 3:2 है। दिल किसी का टूट गया लग रहा है मेरे बच्चे, अगर नीट नहीं करोगे ना तो दिल ज्यादा टूटेगा। टेंशन मत लो, तुम पढ़ाई करो, अपने आप दिल भी जुड़ जाएगा, सब कुछ जुड़ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क किसका इक्विवेलेंट है? ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ये सर्किट को देखो, ये डॉट्स है, ये वायर किस तरह से जुड़े, इन सारों को एक इक्विवेलेंट लॉजिक गेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कौन सा लॉजिक गेट है? चलो जरा बताओ, ये कैसे करते हैं? अब ध्यान से देखो, इसको पहले भूल जाओ, इनको देखो। ये कौन सा गेट है? नॉट गेट है, ये नॉट गेट है। अच्छा, अब ये गेट को पहले निपटाते हैं, ये जो गेट है इसको निपटा देते हैं। इसके दोनों इनपुट सेम है, तो अगर मैंने इधर 1 दिया तो दोनों जगह पर 1 1 चला जाएगा, अगर मैंने 0 दिया तो दोनों जगह पर 0 0 चला जाएगा। ये एक्चुअली नॉर गेट है, एक तरह से ये एक नॉर गेट है जिसके दोनों इनपुट्स को सेम किया गया है। अच्छा, नॉर मतलब और का उल्टा। ओके, 1 और 1 एक या एक ही मिलेगा, तो और आउटपुट तो एक होगा, बट इसका नेगेशन चलो पहले और लिख देते हैं। अगर और करते हैं तो 1 होता, अगर 0 और 0 होता, 0 और 0 इज 0, पर अगर नॉर लिखोगे मतलब इसका नेगेशन, तो ये 0 होगा और ये 1 होगा। तो मतलब क्या, ध्यान से देखो, अगर 1 इनपुट दिए तो 0 बाहर आ रहा है, 0 इनपुट दिए तो 1 बाहर आ रहा है, तो मतलब ये गेट किस तरह से बर्ताव कर रहा है? एक नॉट गेट की तरह।
नॉट और नॉट, दो नॉट्स क्या बन जाते हैं, कैंसल हो जाएंगे। जैसे दो नेगेटिव्स क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं। वैसे ही ये नॉट और ये नॉट एक दूसरे के साथ कैंसल होंगे कि नहीं होंगे। इस नॉट के साथ नॉट एंड नॉट कैंसल्स, अगर ये कैंसल हो गया तो बचा कौन, बचा कौन, ध्यान से देखो मेरे बच्चे, सिर्फ यही बचा। तो ये क्या है बेसिकली, ये गेट क्या है, ध्यान से देखो, ये एक और गेट है और इसके आगे ये क्या सिंबल है, नॉट का सिंबल है। मतलब ये नॉर गेट होगा कि नहीं होगा, ये नॉर गेट होगा कि नहीं होगा। हेंस आंसर इज ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब। लॉजिकली जाओ, बहुत सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। यस, इट इज लाइक लॉजिक चैप्टर्स इन मैथ्स। अब काफी बच्चे भूल जाते हैं सर कौन सा गेट क्या है। अगर आपको सिंबल में दिक्कत हो रही है मेरे बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, इससे कभी नहीं भूलोगे। ध्यान से देखो, अगर ऐसा डी सिंबल दिखे तो क्या लिखोगे, एंड। दिख रहा है ना, ये डी जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये डी दिख गया तो आप इसको लिख दोगे एंड, ये डी। अगर आपको ऐसे कुछ दिखाई दिया तो बस क्या करना है, इसको ऐसे लिखो और ये ओ लिखो। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको ऐसे लिखो। ये कौन सा गेट हो गया, ये और गेट हो गया कि नहीं, ये डी, ये और। अच्छा, बचा एक ही और वो है नॉट के लिए ऐसे लिखो। ये जब भी बिंदु आ जाए, जब ये सिंदूर पहन ले, ये बिंदी पहन ले, तब क्या हो जाएगा, नॉट। तो ऐसे जब गोला दिखे आपको तो आप इधर ऐसे नॉट लिख दो, दैट्स इट। हो गया ना, सिंपल है कि नहीं। आ गई बात समझ में कैसे इन गेट्स को याद रखना है। वेरी गुड, एक नंबर, मजा आ गया। बिंदी डाला ना, ऐसे समझ लो, एक लड़की थी, उसने सिंदूर पहन लिया। अब और किसी लड़के ने उसको पूछ लिया कि विल यू डेट मी, तो उसने बोला ना। अभी तो बिल्कुल नहीं भूलोगे, है कि नहीं। समझ में आई बात। वो बुक्ड है अभी वो, सॉरी, नो बॉयफ्रेंड नो गर्लफ्रेंड, सिंदूर लगा लिया, शादी हो गई उसकी, नॉट, नो, सॉरी। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू पद्मश्री। ऑल राइट, ओके। अगर डी सिंबल है तो अगर चंद्रमा हो तो और जब बिंदी लगाए तो नॉट। ब्रोकन हार्ट का दिल अभी भी टूटा हुआ है, उड़ी बाबा। ओके, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किया, पहले हवे में फिर मीडियम में, और पता चला कि 8वां ब्राइट फ्रिंज उस मीडियम के अंदर है, उस जगह पर जहां पर 5वां डार्क फ्रिंज है इन एयर। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। 8th ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम, 8वां ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सोचो। उसका y कोऑर्डिनेट 0 से चालू करते हैं, एक फ्रिंज, दूसरा फ्रिंज, तीसरा फ्रिंज, चौथा फ्रिंज, ऐसे 8 ब्राइट फ्रिंजेस। बीटा इज द फ्रिंज विड्थ, बट उस मीडियम के अंदर, एंड दूसरा इंफॉर्मेशन देखो, 5वां डार्क फ्रिंज इन एयर, डार्क फ्रिंज वो भी 5वां, तो उसका फॉर्मूला होगा, आप याद करो, 2n-1 इंटू बीटा बाई 2। तो फॉर्मूला है 2n-1 बीटा बाई 2 इज द y पोजीशन ऑफ द nth डार्क फ्रिंज। तो गाइज n का वैल्यू 5 है, 2 5 10, 10-1 होता है 9, तो ये हो जाएगा 9 बीटा इन एयर बाई 2, और ये दोनों मेरे बच्चे इक्वल है। तो बस अभी इसको थोड़ा सा इधर उधर घुमाओ और देखो क्या होता है। तो ये बन जाएगा आपका 8 2 16, 16 by 9 is बीटा ऑफ एयर अपॉन बीटा इन द मीडियम। अगर आपको याद हो, जब आप किसी भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पानी में दूसरे मीडियम में डुबा दोगे तो क्या चेंज होता है, वेवलेंथ बदल जाता है, अगर आपको याद हो तो गाइज wavelength will change and beta is basically lambda d by d, and wavelength जो है is inversely proportional to mu, wavelength is inversely proportional to mu, याद है कि नहीं मेरे बच्चों। तो गाइज इधर क्या हो जाएगा, बीटा
ऑफ दिस बाय दिस बन जाएगा लैम्बडा इन द मीडियम बाय लैम्बडा इन एयर, लैम्बडा इन द मीडियम बाय लैम्बडा इन एयर, तो ये बन जाएगा बेसिकली लैम्बडा इन द मीडियम। गाइज कम ऑन, क्या लिखोगे आप यहां पर, क्या लिखोगे यहां, ओ सॉरी मैंने यहां पर उल्टा लिख दिया, आई एम सो सॉरी गाइस, यहां पर ये लैम्बडा इन एयर लिखना चाहिए था अपॉन लैम्बडा इन द मीडियम लिखना चाहिए था। तो गाइज यहां पर लिखोगे म्यू मीडियम अपॉन म्यू एयर। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो गाइज ये 16/9 बन चुका, क्या बना आंसर 1.78, बिल्कुल सही जवाब 1.78 बना कि नहीं बना, आई बात समझ में, वेरी गुड ऑप्शन डी। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, वेरी गुड जैकी, यशु, हरिओम, बहुत ही बढ़िया योगराज, अलीशा, ऑसम मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पोलराइड्स हैं P1 P2, दोनों को परपेंडिकुलर रखा है टू ईच अदर, अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट किया है P1 पर। तो अनपोलराइज्ड लाइट यानी कि ऐसे रहेगा, उसके पास सारे प्लेन्स ऑफ ऑसिलेशंस हैं, ये हो गया आपका अनपोलराइज्ड लाइट I0, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है। उसको पहले आपने भेजा थ्रू पोलराइजर P1, ये हो गया पोलराइजर P1 जिसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज वन वे, एंड दूसरा पोलराइजर है जो कि इसके ठीक परपेंडिकुलर है, ये हो गया आपका P2, ओके, इसके परपेंडिकुलर है। नाउ एक थर्ड पोलरॉइड P3 इज केप्ट इन बिटवीन देम सच दैट इट मेक्स 45 डिग्रीज विद P1, तो यहां पर एक तीसरा पोलराइजर आ गया, इसको बोल दिया हमने P3 एंड दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। तो क्वेश्चन पूछा है फाइनली जो लाइट बाहर आएगी उसकी इंटेंसिटी कितनी गुना होगी। ओके, काफी बच्चे बोल रहे हैं सी, काफी बच्चे ओके सी ही बोल रहे हैं क्या, पक्का? चलो देख लेते हैं। अगर यहां पर इंटेंसिटी I0 है, यहां पर पहुंचने के बाद इंटेंसिटी इसकी ठीक आधी हो जाएगी और लाइट जो है पोलराइज्ड हो जाएगा और वो होगा I0/2। इधर से इधर जाओगे तो मालूज लॉ, कौन है मालू, याद है कि नहीं, I0 cos square थीटा, तो ये बेसिकली बन जाएगा I0/2 का cos square 45 डिग्रीज। इन दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्रीज है, तो इसीलिए cos square ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ पोलरॉइड एंड द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, उससे मल्टीप्लाई करना होता है। इधर पहुंचने के बाद वो जो इंटेंसिटी यहां से आया cos square 45, उसका cos square 45 ही बाहर आएगा। तो गाइज फाइनली आंसर क्या बनेगा, I0/2 cos 45 1/√2 होता है, तो स्क्वायर करोगे तो 1/2, तो 1/2, तो यानी कि ये बन गया I0/8, दैट इज द आंसर। वेरी गुड, गॉट इट गाइज, समझ में आई बात। तो अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइजर से जाएगा सबसे पहले तो पोलराइज होगा, आधा इंटेंसिटी बन जाएगा। अब वो पोलराइज्ड लाइट को वापस से पास करोगे तो उसका cos स्क्वायर कंपोनेंट ही बाहर आता है, तो I0/8। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब ग्रेविटेशन के ऊपर सवाल है। प्लैनेट ए का मास m है, रेडियस r है। प्लैनेट बी का पास आधा मास है और आधा रेडियस है, ऑल राइट, ऑफ प्लैनेट ए। अगर एस्केप स्पीड ऑफ ए एंड बी आर v एंड vb, तो va/vb का रेशियो अगर n/4 है तो n की वैल्यू कितनी है, बाय गॉड। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एस्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों, एस्केप स्पीड का फॉर्मूला है √2gm/रेडियस। अच्छा, तो अगर va/vb पूछा है तो मतलब क्या करोगे, सोचो, 2 तो कांस्टेंट है, gb कांस्टेंट है, तो मास ऑफ a बाय मास ऑफ b आ गया इधर, और यहां पर आ गया रेडियस ऑफ b और यहां पर रेडियस ऑफ a। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ a एंड मास ऑफ b, प्लैनेट b के पास आधा मास है ऑफ a, प्लैनेट b के पास आधा मास है ऑफ a, तो मतलब ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ b। a का मास ज्यादा है, डबल है ऑफ b, क्योंकि b का मास आधा है, करेक्ट। अब रेडियस के बात करते हैं। रेडियस ऑफ b इज हाफ ऑफ a, रेडियस ऑफ b इज हाफ ऑफ a, मतलब a का रेडियस दुगुना है, a का रेडियस दुगना है ऑफ b, तो इसलिए 1/2 हो गया। अच्छा, ये तो कैंसिल होके 1:1 बना। अच्छा, तो va/vb 1:1 होना चाहिए, मतलब n का वैल्यू क्या डालोगे ताकि 1:1 आए, 4, 4/4 इज 1, हेंस आंसर होगा डी, बिल्कुल सही जवाब। काफी बच्चे हड़बड़ी में
हड़बड़ी में ए लिख देंगे, उनको याद नहीं रहेगा कि यार n/4 पूछा है, इधर देख लेंगे 1:1, अच्छा रेशो 1, खत्म, डन डना डन, आंसर गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ढंग से देखो कि क्या पूछा है, उसी का जवाब दो जिसका आंसर उन्होंने पूछा है, ये नहीं कि जो आपको आता है या फिर जो आपको आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, magnitude charge E, initially at rest, gets accelerated by constant field. Rate of change of de Broglie wavelength of this electron at any time t, ignoring relativity effects. चलो, let's try to solve the question. Rate of change of de Broglie wavelength पूछा है। अच्छा, de Broglie wavelength क्यों होगा? अगर उसके पास मोमेंटम है। मोमेंटम क्यों होगा? उसके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्यों होगा? उसके पास एक्सेलरेशन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको आपने एक्सेलरेट किया है, इसी के वजह से तो इस मास के पास कुछ वेलोसिटी आएगा और कुछ मोमेंटम आएगा। मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा सॉरी, mv² क्यों लिखा मैंने, mv। अच्छा, वेलोसिटी क्या लिख सकते हो? सोचो वेलोसिटी क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, मतलब ये बनेगा 0 प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, मतलब at बनेगा। तो मोमेंटम बन जाएगा m, at मैट, चटाई बन गई, मैट बन गया। अच्छा बट एक्सेलरेशन तो पता नहीं है। अच्छा वो कैसे निकाले, ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन पता नहीं है, कैसे निकाले? एक्सेलरेशन जो होगा उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय मास होगा, फोर्स बाय मास, यानी कि एक्सेलरेशन बनेगा फोर्स कितना होता है, चार्ज इनटू फील्ड डिवाइडेड बाय मास। अच्छा इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, तो गाइस क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, यू विल गेट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू ई बाय एम इंटू टी। अच्छा mm उड़ गया तो ये बना EET। अच्छा दांत दिखाओ जरा, क्या बना है ये, EET बना है कि नहीं, ईट बना कि नहीं, ईट बना कि नहीं। अच्छा अब क्या करो मेरे बच्चों, ओके अब सोचो मोमेंटम और वेवलेंथ के बीच में क्या रिश्ता है, मोमेंटम और वेवलेंथ के बीच में क्या रिश्ता है, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी, यानी कि ये बना h बाय ईट बन गया। अच्छा ये t को ऊपर लेके आओ तो लैम्बडा बना आपका h बाई ई इंटू टी रेज टू -1। पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब d लैम्बडा बाई dt पूछा है, d लैम्बडा बाई dt, h बाई ई, ये बहुत दांत दिखा रहे हो, ई को बाहर लेके आओ। अब क्या करो, अच्छा काफी लोगों ने दांत भी दिखा दिया, बहुत सफेद दांत यार, हरिओम, अभिषेक, शेख, विनय, क्या सफेद दांत है, मतलब पक्के से आप डेंटिस्ट बनोगे। अच्छा डेंटिस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, बहुत सुंदर दांत है, बहुत बढ़िया डेंटिस्ट बनोगे। ओके सॉरी गाइस, डोंट टेक मी अदरवाइज, हो सकता है कि आपको कुछ और बनना हो, मैं ऐसे ही बोला मजाक के लिए, आप जो चाहिए बन सकते हो, है ना। ओके t रेज टू -1 का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे बच्चों, -1 इंटू t रेज टू -2। अच्छा आगे बढ़ के -h बाय ई टी स्क्वायर, ईट स्क्वायर बना कि नहीं, ईट स्क्वायर, इट इज स्क्वायर, यस देखो इट इज स्क्वायर, इट इज